जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थ्री हमारा चल रहा था, तो आज भी हम वही करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा ये चैप्टर चल रहा था। ठीक है, इसमें जो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड due to a long straight current carrying कंडक्टर। ठीक है, हमने जब बायोट सेवर्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, हमने एक पूरा करंट वायर लिया हुआ था। लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उस करंट वायर में छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा था कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो पुराने वीडियो के एक बार क्विक रिवीजन भी करते चलेंगे। तो थीटा यहाँ पर क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग फाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इस पूरे वायर की वजह से स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल नहीं, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसमें पूरे करंट वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेंगे। हर जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं उसका डेरिवेशन वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, साथ में उसका डायग्राम वो क्लियर होना चाहिए। उसका डायग्राम क्या था, उस डायग्राम में क्या क्या कंडीशंस जो हमने वैल्यूज ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, और डिस्टेंस कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो इसका रेफरेंस लेके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन जब क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल और आसानी से सॉल्व होता जाता है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम करते हैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं इस वायर से इस पॉइंट पी तक का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं कि लेट्स से द डिस्टेंस इज स्मॉल ए। ठीक है, तो हमें तो ये वैल्यू अभी नहीं पता, हमें अभी तक क्या पता है, केवल बायोट सेवर्ट लॉ पता है हमें, ये दोनों हम बायोट सेवर्ट लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे और उसको यूज करके आगे वैल्यू हम फाइंड करेंगे। एक काम करते हैं कि एक लेंथ हम लेते हैं डीएल, एक करंट एलिमेंट लेते हैं डीएल वेक्टर, क्योंकि बायोट सेवर्ट लॉ हमें पता है, हम उसका यूज करेंगे। और यहाँ से लेकर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आर डिस्टेंस पे एंगल ये थीटा बनाते हुए, ये हमारे पास वैल्यू सब पता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से ये वैल्यू, ये हमारा है ओ, ये पॉइंट है हमारा क्यू, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास मान लेते हैं एल है। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ब्लू में बना हुआ है वही डेटा हमारे पास है, और साथ में ये करंट, ब्लू में इसको भी कर देते हैं, साथ में ये करंट, यानी ब्लू में जो डेटा हमारे पास दिया है वही हमारे पास है। ब्लैक वाला हम अपना पुराना डेटा से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ वी कैन से दैट बाय दिस करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करेंगे कि वो तो हमने लिख दिया, लेकिन पूरे करंट एलिमेंट मतलब छोटे छोटे डीएल मिल के सारे वायर बनेंगे ना, तो क्या छोटे छोटे डीएल को मैं इंटीग्रेट करके या डीएल वेरिएबल लेके या आर वेरिएबल, अच्छा एक बात और बताइए, अगर मैं डीएल यहाँ से चेंज करता जाऊँ, डीएल यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, तो क्या ये आर डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, साथ में एंगल थीटा चेंज होता जाएगा। तो कह सकते हैं वेरिएबल, अगर मैं इस तरह से ध्यान से देखूँ तो वेरिएबल मेरा डीएल थीटा आर ये सब चेंज होने लगेंगे, ऐसा नहीं। तो अगर मैं स्मॉल स्मॉल डीएल लेता हूँ इस वायर पे इंटीग्रेट करने के लिए, कि मैं पूरे वायर का लेंथ इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर आप डीएल चेंज करोगे तो साथ में थीटा और आर दोनों चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक उपाय बनाया गया ये कि इन्होंने कहा कि पॉइंट पी से हम क्या करेंगे कि एक लाइन यहाँ पर एक एंगल देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे ये एंगल φ2 बना रहा है, और इससे ये एंगल दोनों एंड पे ये एंगल हमारा क्या है, ये वाला φ1 बना रहा है। मतलब
φ1 और φ2 ये दोनों एंगल अगर मैं एंगल के मतलब वेरिएबल अगर मैं चेंज करके फाई के वेरिएबल में लेता हूँ और इंटीग्रेशन में -φ1 से +φ2 कर दूँ तो मेरा पूरा वायर का लेंथ कवर हो जाएगा। यस और नो? इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पहले ये करना होगा कि इन सारे वेरिएबल्स को जो dl थीटा r है जो वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है उनको पहले आप फाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये एंगल है ना यहाँ पे जो कि φ1 -φ1 से -φ2 लिमिट लगाना है हमको, तो एक काम करते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं फाई, बाद में वेरिएबल की लिमिट लगाएंगे। अब देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो साइन थीटा, अच्छा ये 90 डिग्री है हमारे पास, पहले क्या करते हैं ना साइन थीटा कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना हम लोग को पता है बचपन से, ऐसा हम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या बेसिकली थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री, यहाँ से हम लिख सकते हैं हमको थीटा चाहिए तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू विल बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस फाई, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस फाई। ये हमारे पास थीटा वेरिएबल आ गया इन टर्म्स ऑफ फाई वेरिएबल, हम यहाँ पुट करेंगे, देन हमारे पास आएगा एक्सप्रेशन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा जो हम पुट कर देंगे 90 डिग्री माइनस फाई, 90 डिग्री माइनस फाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थीटा का कन्वर्जन कैसे करते हैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं बता दूंगा, आप लोग आएंगे तो। ठीक है ना, बहुत ईजी है। यहाँ देखिए 90 के प्रोडक्ट में मल्टीपल में क्या है 1, 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हमारा साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में। ठीक है, कॉस फाई। एक बात और देख लेते हैं, साइन 90 माइनस फाइव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो हम लिख देंगे इजीली साइन थीटा कैन बी रिटन एज cos फाइव, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक कन्वर्जन ये आ गया, यानी एक वेरिएबल हमारा कन्वर्ट हो गया, दैट इज साइन थीटा हमारा चेंज हो गया उसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं आर पर, आर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर को कैसे कन्वर्ट कर, हाँ आर हमारे पास ये है और नोन वैल्यू में एल है कि ए है, नोन वैल्यू में एल है या ए है, ए हमारे पास नोन है तो हम ए के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यह बस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या इसमें यूज कर सकता हूँ, फाई ये बना है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हम यूज कर सकते हैं कॉस फाई, cos phi can be written as base upon r, a upon r, and r can be written as a upon cos phi, or we can say that r is equals to a sec phi। तो हमारा जो r वेरिएबल था पोजीशन वेक्टर वो भी कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ फाई वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टारगेट क्या है, dl, तो बेसिकली हमें l का डिफरेंशिएशन चाहिए, ये फॉर्म चाहिए हमको, और नोन हमारे पास क्या है, a है हमारे पास, क्योंकि जब भी क्वेश्चन दिया हुआ ना ये डिस्टेंस दिया होगा, ये r नहीं दिया हुआ, ये तो हमने बायो सेवर्ट लॉ का यूज करने के लिए हमने ये अपना केस यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल देखिए हमको l चाहिए इन टर्म्स ऑफ dl, अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ a, तो क्या मैं tan फाई यूज कर लूँ, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ मैं लिखता हूँ tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है l अपॉन a, परपेंडिकुलर l है, बेस हमारा a है, इट कैन बी रिटन l इक्वल्स टू tan फाई इनटू a। ठीक है, ये a जो है फाई के प्रोडक्ट में नहीं है, कंप्लीट tan फाई के प्रोडक्ट में। ठीक है, हमें dl चाहिए और हमें फाई वेरिएबल में चाहिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू y, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो मैं लिख सकता हूँ dl डिवाइडेड बाई d फाई इनटू a इक्वल्स टू a, tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या देगा हमारा, क्या सेक स्क्वायर फाई देगा, सेक स्क्वायर फाई। मैं इसको लिख सकता हूँ dl कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ फाई कुड बी e सेक स्क्वायर फाई इनटू डी फाई। ये हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया, तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो r था, साइन थीटा था और dl था, जो सारे वेरिएबल कन्वर्ट होकर हमारे फाई के वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए, ये सारे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अब dv। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई, dl हो गया a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, इनटू साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्या है आर हमारे पास है a सेक फाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत, देखिए प्रोसेस के थ्रू, चलिए प्रोसेस के थ्रू, शुरुआत में लगेगा कि इतना तामझाम क्यों है, लेकिन तामझाम नहीं है, एक बार आप समझ जाएंगे प्रोसेस को कैसे चलना है लेकर। ठीक है, तो हमारे लिए आगे इजी हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई गया, कोई दिक्कत, ए से ये एक स्क्वायर का एक पार्ट ये चला गया हमारे पास, कोई दिक्कत, बचा क्या हमारे पास, क्या कह सकते हैं कि db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डिवाइडेड बाई a
cos फाइव और d फाइव। अब हम कह सकते हैं कि हाँ इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये φ1 से देखिए एंगल है ना, ये हमारा φ2 ऊपर को ले लें इस डायरेक्शन को, नीचे वाला डायरेक्शन तो φ1 लेंगे, तो कह सकते हैं एंगल हमारा -φ1 से +φ2 में लूंगा तो पूरा वायर का लेंथ हमारा कवर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तीनों कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर देते हैं। एंगल क्या हो जाएगा -φ1 से +φ2, ठीक है। वीडियो पॉज करके यहाँ तक रोक दीजिए, तब तक हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ गया? तो यहाँ से कुछ चीजें थोड़ा सा हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन पता है cos फाइव का क्या होता है? माइनस साइन फाइव, कोई नहीं कहेगा, ठीक है, माइनस साइन फाइव क्यों नहीं कहेगा? तो चलिए b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू cos फाइव का डिफरेंशिएशन, it will give us sin phi and the limit will be -φ1 to +φ2, ठीक है। तो अब लिमिट से जब आप पुट करेंगे तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, लिमिट आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin φ2 माइनस sin माइनस φ1, सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा होता है। इट कैन बी रिटन एज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इन ब्रैकेट sin φ2 प्लस sin φ1। ये हमारे पास फॉर्मूला है बिकॉज ऑफ कंप्लीट लेंथ। इस वायर के पूरे लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पी पर अगर वायर का लेंथ, पॉइंट पी जो हम क्या करेंगे सबसे पहले उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे वायर से, और ये अपर वाला हिस्सा φ2 एंगल बना रहा है, लोअर हिस्सा φ1 एंगल बना रहा है, तो हमारा जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड होगा या नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट कुड बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए sin φ2 प्लस sin φ1। ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूले के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम ध्यान रखना, ठीक। अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं फिजिक्स में तो डायग्राम के साथ साथ आपको डेरिवेशन भी क्लियर होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पढ़ते समय कोई आलस नहीं कि सर इतना लेंदी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, टाइम हमारे पास पर्याप्त है, आराम से पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे पढ़ाई के अलावा? चलिए एक काम करते हैं, कुछ कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है, कुछ कंडीशंस है, जरा उनको देख लेते हैं एक बार बारी बारी। मान लीजिए, ठीक है, केस वन, मान लीजिए कि जो वायर का लेंथ है हमारे पास इनफाइनाइट है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये वायर का लेंथ में ऊपर इंक्रीज करता जाऊँ, इंक्रीज करता जाऊँ, इंक्रीज करता जाऊँ, क्या ये एंगल φ2 भी इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, यस और नो? तो अगर इनफाइनाइट लेंथ हमको पता नहीं है ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ फॉर इनफाइनाइट लेंथ ये जो एंगल है हमारे पास φ1 और φ2 बोथ कैन बी इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो? क्योंकि जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करते जाओगे ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, और इनफाइनाइट के लिए हम मान ही सकते हैं कि हमारा इनफाइनाइट डिग्री दे रहा है, सॉरी 90 डिग्री एंगल दे रहा है। जब इसमें आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आएगा B इक्वल्स टू ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ब्रैकेट में आ जाएगा sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 90 की वैल्यू 0, कोई नहीं कहेगा, sin 90 की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो क्या कह सकते हैं 1 + 1 वैल्यू 2 हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2, इट कैन बी रिटन एज B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, कैंसिल आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं वायर हमारा इनफाइनाइट है, ये वायर हमारा इनफाइनाइट है, ये एंड ए है, ये एंड एक्स है, ये एंड वाई है हमारा। अगर ये पूरे ओपी लेंथ को मैं एक एंड तक लेते आए और दूसरा एंड इनफाइनाइट है, अगर मैं इस ओपी लेंथ को एक एंड तक लेते हूँ तो क्या है जो फाई एंगल है इस एंड से ये 0 हो जाएगा φ1, और φ2 एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा हो। तो अगर φ0 φ2 90 तो sin 90 की वैल्यू 1 और ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली केवल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये बचेगा, ऐसा नो। फॉर केस 2 अगर हम वायर को एक्स एंड पे लेते हैं, इफ वी टेक पॉइंट बी एट एक्स एंड, इफ वी टेक पॉइंट
P at end x। कोई दिक्कत? जब एंड x पे आप यहाँ पे लाओगे आप यहाँ पे इसको, तो फाइव वन तो अपने आप डिक्रीज होने लगेगा ना। जैसे आप इस एंड पे आएंगे तो फाइव वन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 टू 90 हो जाएगा। इसमें 5 1 0 पुट करिए, 5 टू 90 पुट करिए, साइन 0 वैल्यू 0, साइन 90 वैल्यू 1, अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई a, where a is the perpendicular distance of that point from the wire। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जर्वेशन है, ये इनफाइनाइट लेंथ की वजह से है कि यहाँ O पॉइंट से ऊपर इनफाइनाइट, O पॉइंट से नीचे इनफाइनाइट, तो हमारे पास है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को एक तरफ एक एंड पे लेते आते हो तो आपका इनफाइनाइट केवल एक साइड में ही है, ऐसा हो, तो क्या इसका हाफ हमारा ये वाला आंसर आएगा। अगर आप देखो तो हमारे पास उसका हाफ ये वो आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए कई सारे कंडीशन आ सकते हैं इसमें, जो है कई सारे कंडीशन दिए जा सकते हैं। जो जो कंडीशन देगा हम उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। एंगल दोनों इक्वल कर सकता है कि दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, उसको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तब तक ये फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ द फॉर्मूला इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। अगर सिंगल एक एंड पे लेके आते हैं इनफाइनाइट वायर के तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए। अगर सिर्फ फाइनाइट लेंथ है हमारे पास, 5 1 5 2 एंगल पॉइंट पी पर बना रहा है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए ब्रैकेट में sin phi 2 प्लस sin phi 1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके आसपास, उसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ तो डायरेक्शन होगा उसका, यस और नो। तो इसके लिए दो डायरेक्शन के फॉर्म पे थ्योरी है। पहला है राइट हैंड थंब रूल। ये तो सब बचपन से पता होगा, क्लास 10th में देखे होंगे, यस और नो। क्लास 10th में आप केवल इसका वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म थ्योरी देखते हैं। इस क्लास 12th में आप इसका एडवांस वर्जन मतलब क्या, हम फार्मूले देखेंगे, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्विस्ट होता हुआ भी देखेंगे, उनको सब सॉल्व करेंगे। और दूसरा हमारे पास है स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। स्पेलिंग स्क्रू रूल, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है हमारा, मैच कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसमें ठीक है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। चलिए कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है हमसे कि मान लीजिए अगर करंट हमारा कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, आई करंट, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और इसको हम अपनी जो चारों उंगलियां हैं इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। इसका फोल्ड करने का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे इसके आसपास कुछ इस तरह से है, ठीक है, ऐसे घूमते हुए आएगा, ठीक है। कभी भी आपसे हम डायरेक्शन पूछेंगे इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है इस पॉइंट पे, तो आप बोलोगे इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड। ऐसा नहीं बोलना कि सर इसके पहले तो थोड़ा कर्व है, इसके बाद भी थोड़ा कर्व होगा, तो हम डायरेक्शन कैसे बता दें। तो डायरेक्शन आप उस पर्टिकुलर पॉइंट बताओगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा रहा है, जिस प्लेन पे आपसे पूछा जाए, तो उस प्लेन पे या तो अंदर आता हुआ दिखेगा या बाहर जाता हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पर हमें बाहर जाता हुआ दिखेगा, बात समझ में आया। राइट हैंड स्क्रू अगर डाउनवर्ड आएगा तो हम ऐसे टर्न कर देंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैक्सवेल्स स्क्रू रूल क्या कहता है हमसे, एक स्क्रू लीजिए और राइट हैंड में लीजिए और करंट के डायरेक्शन में उसको एडवांस करना है स्क्रू को, ठीक है। तो थंब जिस डायरेक्शन में आपका मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा हमारा। कोई दिक्कत? ये तो राइट हैंड स्क्रू थंब रूल हो गया, मैक्सवेल स्क्रू रूल हो गया। और जनरली हम लोग राइट हैंड थंब रूल तुरंत यूज करके देखते हैं कि थंब रूल और ये सब चीजें नहीं देखते, बस जान बताने के लिए आपको कि मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल होता क्या है, ठीक है। एडवांसमेंट जो स्क्रू का होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। एडवांसमेंट मतलब जैसे आप उसका पेंच कसते जाएंगे तो स्क्रू किधर की तरफ मूव करना चाहिए, करंट के डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हमारे पास रिलेशन था फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं था 2 पाई A where A is the perpendicular distance of a particular point P from wire, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई भी यहाँ था, चलिए यहाँ पे आते हैं, क्या कह सकते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, यस और नो। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ये पॉइंट आप इंक्रीज करते जाओगे, डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जाएंगे, नो डाउट वहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, नो डाउट वहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। लेकिन क्या कह सकते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, यस और नो।
ठीक है, यानी वायर के क्लोज जो होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, और वायर से जितना दूर जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा। तो कह सकते हैं जो एक्सिस हमारा ये सेंटर का काम करेगा, और ये सारे जो सर्कल बनेंगे उनका सेंटर क्या कहलाएगा, वायर का एक्सिस हमारा सेंटर होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना चाहूँ, डायग्राम ग्राफ बनाना चाहूँ, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ तरह से इस तरह से फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला ग्राफ बनेगा हमारा इसलिए। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पे बेस्ड, और फिर आगे हम चैप्टर इसको टॉपिक को आगे मूव करेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।